डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा कण की गति की विवेचना करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है इसकी हम व्याख्या करेंगे। डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो हमने कहा एक विमीय किसी कण की एक विमीय या सरल रेखीय गति को समझने के लिए कण के विस्थापन x तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा ux के बीच वक्र विशेष उपयोगी होता है। तो हम कण की एक विमीय गति की व्याख्या करने के लिए हम कण के विस्थापन का x तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा u जो है ये x का फलन होती है। x मतलब कण की स्थिति का फलन होती है। तो हम ux और x के मध्य ग्राफ खींचते हैं, आलेख खींचते हैं। तो चित्र में किसी कण की स्थितिज ऊर्जा ux तथा मूल बिंदु से उसकी गति की रेखा x अक्ष के अनुदिश दूरी x के मध्य आलेख प्रदर्शित किया गया है। तो चित्र में हमने स्थितिज ऊर्जा ux तथा विस्थापन x के मध्य हमने आलेख ग्राफ जो है वो प्रदर्शित किया है। तो चित्र हमारा ये जो है यहाँ ये ux है और ये जो ux स्थितिज ऊर्जा और ये जो है इधर x विस्थापन है। हम जानते हैं वी नो दैट किसी कण की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल स्थिति x का फलन होती है। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा ux पोटेंशियल एनर्जी ux इज फंक्शन ऑफ x तथा स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस बल को प्रदर्शित करता है जिस बल क्षेत्र पे कण गति कर रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा हमने ऊपर भी लिखा था कि F जो है, जो पिछले वीडियोस उसमें हमने प्रदर्शित किया था, हमने प्रूव किया था कि फोर्स F इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U पोटेंशियल एनर्जी और F जो है ये फोर्स है। तो हमने कहा स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता उस बल को प्रदर्शित करता है जिस बल क्षेत्र में कण गति कर रहा है। तो हमने कहा किसी विस्थापन x के लिए कण पर कार्यरत बल का मान हम समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमने कहा Fx इक्वल्स टू माइनस डेल ux अपॉन dx। तो हमने कहा ये हमने जो चित्र में प्रदर्शित किया है, इधर x है हमारे पास, इधर ux है। ठीक है, तो हमने कहा ये हमारा मान लीजिए वक्र है। तो हमने कहा ये डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया, dux के बराबर हो गया। ये डिफरेंस जो हमने लिया ये हमारा किसके बराबर हो गया, dx। तो इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो प्रवणता को, स्लोप ढाल को रिप्रेजेंट करता है जो उस बिंदु पर लगने वाले बल को, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि Fx इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये बल हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्थितिज ऊर्जा वक्र है, इस वक्र की प्रवणता जो है वो उस बिंदु पर कण पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की यदि बात करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट का जो स्लोप है या एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण जो है वो उस बिंदु पर कण पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। तो हमने कहा अर्थात कण की स्थितिज ऊर्जा वक्र की किसी बिंदु पर प्रवणता या ढाल, स्लोप, ठीक है। तो हमने कहा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लिया, जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट पर ले लेते हैं। इस पॉइंट पर यदि हम ये जो कर्व है इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लें तो वो स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो हमने कहा अर्थात कण की स्थितिज ऊर्जा वक्र की किसी बिंदु पर प्रवणता या ढाल डी यू एक्स अपॉन डी एक्स उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर कण पर लगने वाले बल के परिमाण, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा चित्र हो गया। अब देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं जब x का मान बढ़ता है, ठीक है, हमने इस ग्राफ को 2-3 भागों में तोड़ लिया।
तो हमने कहा सबसे पहले हमने ये पोर्शन ले लिया यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से और इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर उसके बाद में हमने ले लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हमने इस कर्व को 1 2, ये हो गया पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3, ये हो गया पार्ट 4, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हमने कहा जब x जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है यू एक्स का मान जो है वो यहाँ तक कम हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमने कहा x का मान बढ़ रहा है, यू एक्स का मान जो है वो कम होता जा रहा है। एज x इज इंक्रीजिंग यू एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जब डिफरेंस निकाला, ठीक है, ये हो गई इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो हमने कहा मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, तो हमने कहा 2 है, तो हमने कहा डी एक्स निकाला, डी एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 0 इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। अब यहाँ बात करें, हमने कहा यहाँ पर हमने मान लिया 5 है और यहाँ हमने मान लिया कितना है जी, चलो 1 मान लेते हैं। तो डी यू एक्स कितना हो गया, डी यू एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल्स टू +2, डी यू एक्स इक्वल्स टू -4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। वैल्यू रखी तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाई 2। तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स इस स्थिति में नेगेटिव आता है। तो हमने कहा यदि फोर्स की बात करें तो F इक्वल्स टू माइनस था, माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस स्थिति में डी यू एक्स अपॉन डी एक्स नेगेटिव है, जबकि फोर्स जो है तो ये नेगेटिव और फोर्स ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस स्थिति में बल जो है वो धनात्मक होता है, अर्थात धनात्मक एक्स दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये जो हमने एरो के निशान दिखा रखे हैं ये धनात्मक एक्स दिशा में फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने कहा जब एक्स के बढ़ने के साथ यू एक्स बढ़ता है तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स धनात्मक होता है, अतः एफ एक्स ऋणात्मक हो जाता है। तो हमने ये अभी स्थिति ये वाली ली है। यदि किसी बिंदु पर एक्स के बढ़ने पर डी यू एक्स का मान घटता है तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स ऋणात्मक होगा तथा एफ धनात्मक होगा, अर्थात कण पर धनात्मक एक्स दिशा में बल कार्य करेगा। तो हमने कहा जैसे जैसे एज एक्स इज इंक्रीजिंग बट यू एक्स इज डिक्रीजिंग देन डी यू एक्स अपॉन डी एक्स विल बी नेगेटिव, सो फोर्स इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब अर्थात सो दैट कण पर ऑन द पार्टिकल फोर्स इज एक्टिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब हमने कहा दूसरी स्थिति ले ली हमने, दूसरी स्थिति कौन सी, ये वाली। तो हमने कहा यहाँ 0 था, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर हमारा कितना था, 5 था, यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर हमने मान लिया कितना है, 3 है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1 से बढ़कर 3 हो गई। तो डी यू एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। यदि डी एक्स की बात करूं तो डी एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब डी यू एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स एफ इक्वल्स टू माइनस होता है तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फोर्स विल बी एक्टिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो फोर्स ऋणात्मक एक्स दिशा में कार्य करता है। तो ये हमने लिख लिया, जब एक्स के बढ़ने के साथ यू एक्स बढ़ता है तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स धनात्मक होता है, अतः एफ एक्स ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात कण पर ऋणात्मक एक्स दिशा में बल कार्य करता है। तो ऋणात्मक एक्स दिशा में, तो ये जो फोर्स एक्टिंग है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है ऋणात्मक एक्स दिशा में। सिमिलर इस रीजन के अंदर धनात्मक एक्स दिशा में और इस रीजन में ऋणात्मक एक्स दिशा में फोर्स जो है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एक्टिंग कार्य करता है। तो इससे हमारे पास ये निकल के आई कि किसी भी स्थिति में
कण पर कार्य करने वाला बल ऐसा होता है जो उसे कम स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र की ओर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट एट एनी पोजिशन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज like that force came to the particle in lower potential energy region। तो हमने कहा ये है लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन, ये वाला पॉइंट है। लोअर पोटेंशियल एनर्जी रीजन ये वाला पॉइंट है। तो अगर कण यहाँ है तो ये इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, अगर पार्टिकल ये यहाँ है तो ये वापस इसको इसी रीजन में लाने की या इस जगह लाने की कोशिश करता है। तो कण के स्थितिज ऊर्जा वक्र के अध्ययन से कण की निम्न अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 1, संतुलन की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो संतुलन की अवस्थाएं तो हम क्या कहते हैं, संतुलन का मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। यदि किसी कण पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है, नेट बल जो है वो जीरो है, शून्य है, तो उस स्थिति में पार्टिकल जो है या कण जो है वो संतुलन में होता है। तो हमने कहा यहाँ यदि हम देखें चित्र के अंदर हमारे पास 3 संतुलन अवस्थाएं हैं, P1, P2, P3। P1, P2, P3 क्यों? क्योंकि P1 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम है, P2 पे पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है और P3 पर पोटेंशियल एनर्जी फिर न्यूनतम है। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब हमने कहा इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो ये जो टेंजेंट आती है, स्पर्श रेखा हमने खींच ली। ये जो तीनों स्पर्श रेखाएं हैं ये एक्स अक्ष के समांतर होती हैं। ये कैसी होती हैं? एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो इस स्थिति में डी यू एक्स का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स भी 0 हो जाता है। तो चित्र में P1, P2, P3 जो हैं ये संतुलन की अवस्थाएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स पर जो टोटल फोर्स है, फोर्स जो कण पर लग रहा है, द एक्टिंग फोर्स ऑन ए पार्टिकल विल बी 0। तो हमने कहा जब कण वक्र के P1, P2 या P3 आदि बिंदुओं के संगत स्थितियों पर होता है जहां उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम या अधिकतम होती है तथा स्थितिज ऊर्जा वक्र की प्रवणता या ढाल डी यू एक्स अपॉन डी एक्स शून्य होती है, तो उस बिंदु पर कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अतः ये बिंदु या स्थितियां कण की संतुलन अवस्थाएं कहलाती हैं। तो चित्र में हमने देखा पॉइंट्स P1, P2, P3, इन पर स्थितिज ऊर्जा या तो न्यूनतम है या अधिकतम है। साथ ही इन पर यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो ये स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के अनुदिश होती हैं, इसलिए डी यू एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। तो कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो फोर्स विल बी 0 होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी, स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्थायी संतुलन चित्र में वक्र बिंदु P1 व P3 पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो चित्र में हम चलें, ये हमारा चित्र है। तो हमने कहा P1 और P3 ये दोनों जो हैं, इन दोनों के ऊपर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। हम कह रहे हैं यदि यहाँ कोई कण जो है इस P1 के ऊपर, ये यहाँ P1 के ऊपर यदि कोई पार्टिकल है तो ये जब स्थिर अवस्था में है तो ये स्थिर अवस्था में रहेगा, और गतिशील अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहता है जब तक कि इस पर कोई भी बल काम नहीं करता है। अब यदि इस पार्टिकल को हम P1 से इस बिंदु B तक या थोड़ा सा भी हम इसे विस्थापित कर दें तो इस पर एक ऐसा बल काम करता है जो वापस इसको P1 की ओर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, यदि P1 से इस पार्टिकल को थोड़ा सा भी हम क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो डिस्प्लेस करने के फलस्वरूप, ठीक है, तो डिस्प्लेस करने के कारण फलस्वरूप इस
पार्टिकल पर एक ऐसा फोर्स काम करता है जो वापस इसे इसकी मूल बिंदु P1 पर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस फोर्स को हम नाम देते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब पार्टिकल वापस किधर चलेगा, P1 की ओर। ठीक है, अगर ये बिंदु P3 है, इससे हमने इसको इधर विस्थापित कर दिया तो किधर जाएगा, ये वापस नीचे की ओर जाएगा। तो इसलिए P1 व P3 जो हैं ये स्थायी संतुलन की अवस्थाएं कहलाती हैं। तो हमने कहा चित्र में वक्र पर में बिंदु P1 तथा P3 पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि कण इन बिंदुओं पर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगा। यदि कण को बिंदु P1 या P3 से किसी भी दिशा में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए तो उस पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो पुनः उसे संतुलन की अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। अतः बिंदु P1 तथा P3 स्थायी संतुलन की स्थितियां होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने कहा चित्र में वक्र पर बिंदु P2 पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो हमने कहा संतुलन की स्थिति है, इसका मतलब यहाँ भी कण पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है, ये इस स्थिति पर। ठीक है, तो हमने कहा जब इस कण पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है तो ये विराम अवस्था में, यदि विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही रहती है। अब यदि इस कण को थोड़ा सा भी या तो इस तरफ विस्थापित कर दे या इस तरफ विस्थापित कर दे तो ये गति किस तरफ करेगा। अगर इस तरफ विस्थापित किया है तो ये P3 की तरफ गति करेगा और इस तरफ विस्थापित किया है तो ये P1 की ओर गति करेगा, वापस P2 पर नहीं आएगा। तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो चित्र में वक्र में बिंदु P2 पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है। यदि कण इस बिंदु पर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगा, परंतु यदि कण को बिंदु P2 से किसी भी दिशा में थोड़ा सा विस्थापित किया जाए, यदि हम P2 से इसे किसी भी दिशा में थोड़ा सा हम इसे यदि डिस्प्लेस कर देते हैं तो इस पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो कण को P2 से अधिक दूर की ओर विस्थापित करने की कोशिश करेगा। अतः बिंदु P2 कण की अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। अब तीसरी है उदासीन संतुलन। अब उदासीन संतुलन की यदि हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यदि कण ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर स्थितिज ऊर्जा U का मान नियत हो, अर्थात स्थितिज ऊर्जा वक्र की प्रवणता dUx/dx का मान शून्य हो, नेगेटिव हो, तो उस स्थिति में कण पर कोई भी बल नहीं लगता है। तो इसको हमने दिखाया यहाँ पर F - dU/dx = 0 से। अतः कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने पर नवीन स्थिति में भी संतुलन में रहेगा। इस अवस्था को उदासीन संतुलन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ यदि हमारा पार्टिकल ये यहाँ है और कैसा है, संतुलन में है, और इसको हमने डिस्प्लेस करके दूसरी स्थिति में ले गए तो दूसरी स्थिति में भी ये कैसा रहेगा, ये संतुलन में रहे। तो ये कहलाती है हमारी उदासीन संतुलन की स्थितियाँ। उदासीन संतुलन की अवस्था में कण अपनी समीपस्थ अनंत स्थितियों में, ठीक है, तो हमने अभी दिखाया था चित्र में, एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है, इनके बीच में जितनी भी स्थिति आएंगी, ठीक है, तो उन सभी स्थितियों में ये संतुलन में रहता है। उदासीन संतुलन की अवस्था में कण अपनी समीपस्थ अनंत स्थितियों में से किसी एक विशेष स्थिति को कोई वरीयता नहीं देते हुए सभी स्थितियों में समान रूप से संतुलन में रहता है। जैसे क्षैतिज मेज पर रखी किताब उदासीन संतुलन की अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा ये हमारी एक क्षैतिज मेज हो गई, इस मेज के ऊपर ये बुक पड़ी है, तो बुक में हमने कहा इसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की ओर होगा और बुक का जो मास है, वेट जो है वो नीचे की ओर होगा। ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं R = mg होता है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो कण ये किताब जो है ये संतुलन में होती है। अब हमने कहा इस बुक को हमने इस टेबल पर एक स्थान से उठाकर हमने दूसरे स्थान पर रख दिया, उस स्थिति में भी क्या होगा, R ऊपर की तरफ रहेगा, mg नीचे की तरफ, तो बुक जो है
वो संतुलन में रहेगी। तो हमने कहा इस बुक को हम मेज़ पर कहीं भी रख दें तो बुक जो है वो उदासीन संतुलन की अवस्था में रहती है, क्योंकि मेज़ पर किताब कहीं पर भी हो वह संतुलन में ही रहेगी। तो इस प्रकार आज हमने जो स्थितिज ऊर्जा वक्र है, केवल इसका डिस्कशन हमने किया है। स्थितिज ऊर्जा वक्र और जो ये किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील कण की जो विवेचना है वो हम हमारे अगले वीडियो में